भारत में पंजाब के सिंध प्रांत से अपने जीवन की शुरुआत करते हुए पशु और चरवाहे चलाने वाले घुमंतु जाति के आर्य अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए 1000 ईसा पूर्व में उत्तर की तरफ आ रहे थे, तो इनका सामना उत्तरकालीन हड़प्पा के लोगों, जो जलवायु परिवर्तन की मार से बच गए होंगे, उनसे हुआ होगा, जो बाद में आर्यों में मिल गए होंगे। फिर यहीं से शुरुआत हुई उत्तर वैदिक काल की। ऐसा हम नहीं बल्कि यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ कहता है। इस बात की पुष्टि साहित्य के अलावा जमीन के अंदर से मिले पुरातन अवशेषों से भी होती है। पुरातन अवशेषों में 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन जिनका इस्तेमाल गैर आर्य करते थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वहीं लाल मिट्टी के बर्तन जिसका इस्तेमाल सामान्य लोग और चित्र वाले मिट्टी के बर्तन उच्च वर्ग के लोग करते थे। साथ ही उत्तरकालीन पॉलिश वाले मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। लेकिन खुदाई के दौरान जहाँ जहाँ चित्र वाले मिट्टी के बर्तन मिले, वहाँ एक ऐसा धातु मिला जिसके मिलने से उत्तर वैदिक काल के लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। हालांकि जमीन के नीचे से धातु का मिलना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि सृष्टि के बनने तक की प्रक्रिया में हमें पता चला कि किस तरह से समुद्र में ज्वालामुखी के फूटने से जमीन के अंदर के धातु बाहर निकलकर धरती के चारों तरफ फैल गए थे, जिनमें तांबा, कॉपर और कांस्य, ब्रोंज धातु मध्य पाषाण से नवपाषाण काल यानी पूर्व वैदिक काल तक आते आते खोज लिया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक ऐसा धातु मिला जिससे समाज पूरी तरह से बदल गया। अब तक हमने 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व यानी पूर्व वैदिक काल तक के ग्रामीण लोगों के जीवन के बारे में जाना था कि वह कैसे शांतिप्रिय तरीके से अपना जीवन जी रहे थे। न आपस में भेदभाव था और न ही पुरुषवादी मानसिकता थी। लेकिन 1000 ईसा पूर्व एक ऐसे धातु की खोज हुई जिसके कारण धार्मिक आंदोलन हुए। ग्रामीण सभ्यता नगरीय सभ्यता में तो बदल गई, लेकिन समाज की सोच छोटी हो गई। ढोल गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी जैसी सोच भी यहीं से विकसित हुई। यह धातु था लोहा। लोहे की खोज ने लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत तो कर दिया, और ऐसे लौह क्रांति आई कि लोग लकड़ी और पत्थर की जगह लोहे के हथियार बनाना सीख गए। लोग लोहे के हथियार से जंगल को फटाफट साफ करने लगे। जंगल के साफ होते ही लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। कृषि से उनके आर्थिक जीवन में सुधार हुआ और ज्यादा अनाज उत्पन्न होने से अन्य देशों से भी व्यापार करने लगे। इससे वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे थे। हालांकि मुद्रा का प्रयोग अभी भी नहीं हुआ था, लेकिन जब व्यापार का स्तर बढ़ा तो धीरे धीरे कर व्यवस्था भी शुरू हो गई। कर बढ़ने से राजन की आय बढ़ने लगी, आय बढ़ने से सैन्य शक्ति बढ़ी, और इस तरह पूर्व वैदिक काल का समाज ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता में विकसित होने लगा। और यहीं से पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के लोगों में अंतर भी दिखाई देने लगा। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन के अलावा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन में भी बदलाव आया। जन का आकार बड़ा होकर जनपद में बदल गया। जैसे भरत जन और पुरुजन मिलकर बनाए थे कुरुजन। राजन का पद वंशानुगत हो गया, और अब तक राजन की सहायता के लिए जो समिति, सभा, विदित, गण व अन्य लोग थे, उत्तर वैदिक काल में उनका महत्व भी कम होने लगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म की जगह जाति के आधार पर हो गई। वहीं इस काल में गोत्र की उत्पत्ति हुई, जिसमें कहा गया कि एक ही गोत्र के लोग विवाह नहीं कर सकते। आश्रम व्यवस्था भी इस काल में देखने को मिली, जिसमें मानव के जीवन को 25-25 वर्ष की 4 अवस्थाओं, ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था, मोक्ष अवस्था में बांट दिया गया। स्त्रियों की स्थिति की बात की जाए तो पूर्व वैदिक काल में जहाँ स्त्रियों को पूजा पाठ, कर्म कांड, हवन, यज्ञ में शामिल होने दिया जाता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने से रोक दिया गया। स्त्रियों से शिक्षा का अधिकार कम कर दिया गया और बहुत सी कुप्रथाएं शामिल हो गई, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह। इस तरह से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते ही उत्तर वैदिक काल के लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया। वे पुरुषवादी मानसिकता के हो गए। वे स्त्रियों को सभी दुख का कारण मानने लगे। इससे स्त्रियों की स्थिति निम्न होते जा रही थी और पुरुषों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में आपसी मतभेद शुरू हो गए। ब्राह्मण चाहते थे कि उनका वर्चस्व रहे और क्षत्रिय चाहते थे कि उनका। इसीलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, कर्मकांड करने लगे थे, जिससे दान और पशु बलि की संख्या बढ़ने लगी। जिसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर वैदिक काल के अंत में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में कर्मकांडों की आलोचना की गई। इस आलोचना का प्रभाव यह हुआ कि समाज में एक दूसरा वर्ग उभरकर सामने आने लगा, जो धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ, कर्मकांडों के ढोसलों से दूर हटना चाहता था। ऐसे लोगों को नई दिशा देने के लिए एक नया धर्म उभरकर सामने आया। इस नए धर्म के उभरने से क्या आर्य वंश का पतन हो जाएगा? आखिर कौन सा था वह नया धर्म? इस नए धर्म के आने से क्या स्त्रियों की स्थिति में सुधार होगा? स्त्रियों की निम्न होते जा रही स्थितियों के बावजूद भी उत्तर वैदिक काल में वह ऐसी कौन सी महिलाएं थी जो विदुषी महिलाएं कहलाई? जानने के लिए सुनते रहिए ओरिजिन द सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री।